डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में अपना व्याख्यान दूंगा। पिछले व्याख्यान में मैंने इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था। तो उस समय मैंने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तो वो उसका जो द्रव्यमान होता है किसी भी न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या वो 4 से कम हो जाती है, जबकि उसका परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है। अर्थात जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है और इसकी जो आयनन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यदि माध्यम से उसको गुजारा जाता है, पास किया जाता है, तो वह उस माध्यम के अणुओं को, परमाणुओं को आयनित करता है, उसके अंदर अपनी ऊर्जा का खोता है और अंत के अंदर वो रुक जाता है। तो इस तरह से उसका जो ये व्यवहार है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इस आज के जो व्याख्यान के अंदर हम इस विषय के ऊपर विशेष ध्यान देने वाले हैं। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल से क्या अभिप्राय है? अल्फा कणों का धन आवेशित एवं उच्च ऊर्जा का माय आयनीकरण के गुण का कारण होता है। जैसे पिछले उसमें बताया था मैंने प्रॉपर्टी के समय, जब अल्फा कण किसी गैस से पास होता है तो गैस के परमाणुओं को आयनित करता हुआ अपनी ऊर्जा खोता रहता है, एवं जब अल्फा कण की ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा से कम हो जाती है तो अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हीलियम नाभिक परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो हीलियम नाभिक है वो अल्फा पार्टिकल है, वो हीलियम का नाभिक होता है और जब उसकी ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और वो हीलियम नाभिक के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अतः किसी कण द्वारा आयनीकरण ऊर्जा से कम ऊर्जा होने से पूर्व तय की गई दूरी उसकी परास कहलाती है। यहाँ इसको मैं विशेष रूप से डेफिनेशन के रूप में इसको कहूँगा, ये डेफिनेशन उसकी बन जाती है। किसी भी एक अल्फा कण द्वारा आयनीकरण ऊर्जा से कम ऊर्जा होने से पूर्व तय की गई दूरी उसकी परास कहलाती है। सामान्यतः अल्फा कण की परास 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम एवं 15 डिग्री सेल्सियस पर तय की गई दूरी के रूप में मापते हैं। यह कुछ बातों पर निर्भर करती है। वो बातें कौन कौन सी हैं? निम्न बातों पर निर्भर करती है। अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। गैस के आयनीकरण विभव पर निर्भर करती है, जैसे सेकंड के अंदर मैंने बता दिया है। और इसी तरह गैस की प्रकृति एवं भौतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। वायु में तय की गई दूरी और विशिष्ट आयनीकरण क्या होता है? प्रति एकांक दूरी में उत्पन्न आयनों की जो संख्या होती है विशिष्ट आयनीकरण के रूप में कहलाती है। के मध्य जो ग्राफ है मैंने राइट हैंड साइड के अंदर और इसके अंदर ड्रॉ किया है। ये क्या इंडिकेट करता है कि प्रारंभ में आयनों का मान लगभग नियत रहता है, परंतु दूरी के साथ बढ़ता हुआ अधिकतम मान को प्राप्त कर तेजी से घटकर शून्य की तरफ अग्रसर हो जाता है, जैसा ग्राफ में व्यक्त किया है। जैसे जैसे अल्फा कण की ऊर्जा कम होती जाती है तो वह अणु या परमाणु के पास अधिक समय गुजारता है, जिससे आयनन अधिक मात्रा में होता है और इसलिए उसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और अंत में अल्फा कण की ऊर्जा
शून्य हो जाती है। तो यहाँ ये लास्ट में जा कर के और ये इस तरह से ये इसमें आ जाता है। यदि हवा के स्थान पर एल्यूमिनियम या Fe जैसा कोई अन्य माध्यम हो तो परास का मान उस माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उस माध्यम के परमाणु भार A के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यहाँ इसके अंदर जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर यहाँ एक ये जो पॉइंट के द्वारा स्ट्रगलिंग के रूप में यहाँ इसको व्यक्त किया है। यह स्ट्रगलिंग क्या होती है कि जैसे, क्योंकि इंसिडेंट होने वाला जो अल्फा पार्टिकल है उन सब की ऊर्जा समान होते हुए भी वो जो उनकी रेंज होती है वो डिफरेंट हो सकती है। उसके कई कारण होते हैं। क्योंकि इसकी जो नेचर कैसी होगी, कोलिजन या इंटरेक्शन नेचर कैसी होगी, स्टैटिस्टिकल होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले अधिक जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनसे टक्कर करते हैं और कुछ कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी परास में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ नीचे आकर के सभी परमाणु, सभी अल्फा पार्टिकल के लिए तय की गई डिस्टेंस का मान समान हो, ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए जो ये रेंज का जो डिफरेंस होता है उसको स्ट्रगलिंग के नाम से इसको जानते हैं। गाइगर-नटल लॉ। गाइगर-नटल लॉ क्या है, वो क्या इंडिकेट करता है? तो गाइगर और नटल ने सन 1911 में पाया कि उच्च विघटन ऊर्जा वाले अल्फा कण उत्सर्जकों की अर्ध आयु कम तथा कम विघटन ऊर्जा वाले अल्फा कणों की अर्ध आयु अधिक होती है। उन्होंने प्रेक्षित किया कि विघटन ऊर्जा में 2 के गुणक से परिवर्तन करने पर अर्ध आयु में 10⁻24 के गुणक का अंत आ जाता है। अन्य शब्दों में विघटन नियतांक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। अधिकतम आयु वाले अल्फा उत्सर्जक सबसे कम ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं तथा इसका विपरीत भी सत्य है, अर्थात अधिक ऊर्जा वाले अल्फा कण कम आयु वाले अल्फा उत्सर्जकों से प्राप्त होते हैं। गाइगर और नटल ने अनेक अल्फा उत्सर्जकों से उत्सर्जित अल्फा कणों की परास को ज्ञात किया और पाया कि इनकी परास और क्षय नियतांक लैम्ब्डा के मध्य एक नियमित संबंध होता है जिसे गाइगर नटल नियम कहते हैं। अर्थात log लैम्ब्डा इक्वल टू a+b log r। तो यहाँ इसे गणितीय फॉर्म के अंदर गाइगर नटल नियम को इस इक्वेशन के द्वारा लिख देते हैं, log लैम्ब्डा इक्वल टू a+b log r, जहाँ a और b हैं वो नियतांक हैं, जहाँ a और b नियतांक है। अब यह चित्र में प्रदर्शित अनुसार 3 रेखाओं का ढाल लगभग समान है। यहाँ ये 3 श्रेणियाँ हैं, यूरेनियम श्रेणी है, थोरियम श्रेणी है और एक एक्टिनियम श्रेणी है। तो B का मान तो इनके अंदर क्या रहता है, मान लगभग समान रहता है, लेकिन A का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। ऊर्जा के पदों में गाइगर नटल नियम log लैम्ब्डा इक्वल टू b डैश log e प्लस a डैश के रूप में इसको डिफाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ एनर्जी के टर्म के अंदर जो गाइगर नटल नियम है उसको इस इक्वेशन के द्वारा लिख देते हैं। यहाँ ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि यदि लैम्ब्डा का मान अधिक है तो परास का मान भी अधिक प्राप्त होता है। परास का मान अल्फा कण की ऊर्जा के समानुपाती होता है, अतः अधिक लैम्ब्डा वाला नाभिक अधिक ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।